अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहयात नाहली से मुतल्लिक समाअत हुई और तकरीबन 8 घंटे जारी रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद बहुत से सवालात अदलिया पर उठाते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे अदालत खुद एहतसाबी करने के मूड में है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट से ज़्यादा कैसे हो सकती है। आप उनको कितनी भी हकारत से देखें, लेकिन वो हमारे यानी अवाम के नुमाइंदे हैं बिलाखिर। अदालत का मूड हो तो ताहयात नाहली, और अगर अदालत का मूड बहुत अच्छा हो तो माफ़ी, ये नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब ने निज़ाम के साथ साथ लोगों के इनफरादी नज़रियात पर भी सवालात उठाए। मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड दे दूं कि 13 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाले लोग ताउम्र इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। इस बेंच की सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार कर रहे थे, मगर 60 पेजेस का वो फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल यानी मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू ने अपने मुबारक हाथों से तहरीर किया। इस फैसले से बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के लिए पार्लिमानी सियासत यानी के तमाम रास्ते हमेशा के लिए उन्होंने बंद कर दिए। मगर फिर वही मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू जब खुद चीफ जस्टिस बने और अक्टूबर 2022 में फैसल वाडा साहब का केस जब उनके सामने आया, तो वो ही साहब फरमाते हैं कि ताहयात नाहली एक काला कानून है। बकौल एक सियासतदान के कि कोई शर्म होती है, कोई या होती है। जून 2023 में पीडीएम की हुकूमत मियां साहब की वापसी का रास्ता साफ करने के लिए इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम करती है और वो पार्लियामेंट से उसको मंजूर भी करवा लेती है, जिसमें वो नाअहली की मुद्दत को 5 साल तक महदूद कर देते हैं। बहरहाल आज 8 घंटे तक चलने वाली समाअत कल के लिए मुलतवी हो गई। चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन जो कह लें कि प्रोसीडिंग चल रही हैं और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी चल रहा है और दूसरी साइड पर दूसरा भी, लेकिन इस दरमियान में एक नई खुंडी ये निकल आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने जाके कहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए होती थी वो 10 साल के लिए होगी नैब के कानून के मुताबिक, जो कि नैब का इस वक्त कानून नाफिज है। तो ये भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन निकल आई है। ताहम उस साइड पे, दूसरी साइड पे जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस सुनते हुए चीफ जस्टिस ने जो कमेंट्स दिए उसमें कहा इस्लाम में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द इलेक्शन से पहले इस केस को फाइनल करना चाहते हैं ताकि इसमें सिचुएशन क्लियर हो। तो लेकिन 4 तारीख उन्होंने पहले कही थी, 4 आज हो गई लेकिन फैसला नहीं हो सका। आर्गूमेंट चल रहे हैं क्योंकि कोर्ट दोनों पार्टियों को सुने या सारी पार्टियों को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकती। उसको जल्दी करा सकती है, उसको तेज करवा सकती है, लेकिन पार्टियों का फैसला सुने बगैर, क्योंकि ये फिर जो डिसीजन होता है डिसीजन का हिस्सा बनता है। पूरे फैसले में पूरी तफसील लिखी जाती है कि ये सब कुछ सुना गया और एंड पे फिर डिसीजन और फिर एक ब्रीफ डिसीजन भी दिया जाता है कि फाइनल ये डिसीजन है, जो उसकी रोशनी में फिर आगे उसको नाफिज किया जाता है। अब इशू ये है कि अगर जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले केस में लंबा हो जाता है तो नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल होगी, और अगर ये जो लाहौर हाई कोर्ट में नैब ने नया पंगा डाल दिया है, इसकी मेरा ख्याल क्लैरिफिकेशन 1-2 दिनों में आएगी। इससे वाज़ेह होगा कि पता चलेगा कि आगे नवाज शरीफ साहब की जो क्वालिफिकेशन है उसका क्या रफड़ पड़ सकता है, क्या सिचुएशन आगे हो सकती है। लेकिन और दूसरी साइड पे ये भी हुआ कि पार्टी ने बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजद कर दिया, वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कन्वेंशन भी कर रहे हैं। एक जनरल राय जो है इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करते हुए राना साहब, मैं छोटी सी एक बात ही करना चाहता हूँ कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन समेत इस वक्त कोई भी इलेक्शन नहीं
इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। पीटीआई इसलिए नहीं जाना चाहती कि वो चाहते हैं कि जादुल अहसन साहब नवंबर में उन्होंने आना है, नवंबर दिसंबर 24 में, तो उसके बाद इलेक्शन हो ताकि उस वक्त चीफ जस्टिस उनकी मर्जी हो। नून लीग मकबूलियत और उससे डरी हुई है और वो चाहती है कि हर सूरत में उनको पॉपुलैरिटी दिलवा के इलेक्शन दिया जाए, तो फिर वो मानते हैं, वो भी इस बात से डर रहे हैं। और भी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी भी इदारे जो हैं, एक दो बिजनेसमैनों के ऐसे शॉर्ट्स पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर सुनने में आए जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर हमें बस 20, 24, 28, 30 बिलियन डॉलर, 25-30 बिलियन डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व हो जाएं तो हमें इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, हमें तो खुशहाली चाहिए, आवाम को जो है वो खुराक चाहिए, उनको ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उनको इलेक्शन से क्या है। तो उनसे ये पूछा गया कि अगर यही गवर्नमेंट चलती रहे तो उनका क्या ख्याल है। तो इस किस्म की सिचुएशन जो है ना राना साहब, इस वक्त डिस्कशन बड़ी गर्मा गर्मी से ये हो रही है कि कोई भी इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहता। तो ये अजीब सी सिचुएशन भी बनी हुई है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आइन के तहत इलेक्शन तो नहीं होने। जी राना साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी उम्मीद की शुनीद भी सुना दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरवत साहब चीफ जस्टिस साहब को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो है, उनके बयानात और उनके बयानिए आपस में इख्तलाफ रखते हैं। ख़ास तौर पर गौहर साहब और मरवत साहब के दरमियान तो मैच चलता ही रहता है। आइए बैरिस्टर गौहर साहब क्या कहते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से, हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मैं इतना कभी आपको कह सकता हूं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब पे, कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देनी भी नहीं चाहिए। देखिए खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ मरवत साहब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार करते नजर आते हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पीटीआई ये समझती है कि शायद हमारे दौर में उनके खिलाफ दायर की गई जो रेफरेंस था और जिसके हवाले से हमने रिग्रेटल का इजहार भी किया था, लेकिन शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने दिल से इस बुग़्ज़ को निकाल नहीं सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे मुकदमात जो है न कि सिर्फ ताखीर का शिकार है, बल्कि पीटीआई अब समझती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वकला, अपने लीडर, इनके हवाले से दिए गए तमाम कलमात की शदीद मजम्मत करती है और हम वादे कर देना चाहते हैं कि अब हमारी तस्दीक न उड़ाएं, बाज आ जाएं इससे। आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते, कोई हक नहीं आपको कि आप हमें निशाने सितम बनाएं, आप हमारी तस्दीक करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम मौजूदा जजेस खासतौर पे चीफ जस्टिस के खिलाफ एक भयानक कैंपेन चला रही है, उनकी पगड़ियां उछाल रही है, उनको मलाइन करने की कोशिश कर रही है, जो कि पीटीआई का एक खासा भी है। बहरहाल पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर साहब ने हामिद मीर साहब के एक प्रोग्राम में उनके सवाल के जवाब में क्या कहा, आइए सवाल भी सुनते हैं हामिद मीर साहब का और अली जफर का जवाब भी सुनते हैं। सोशल मीडिया पे पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब के खिलाफ नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत कुछ चीफ जस्टिस के जज साहबान के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन चल रही है। तो क्या ये कैंपेन जो है ये तहरीक इंसाफ के सपोर्टर या उनका जो सोशल मीडिया सेल है वो नहीं चला रहा? मैंने भी देखी है, जो भी ये कर रहा है वो पार्टी का खैर ख्वाह तो नहीं हो सकता, कोई एजेंडे के तहत ही कर रहा होगा। बिकॉज मैं तो पर्सनली भी और पार्टी के बिहाफ पे भी इस किस्म की तनकीद को कंडेम करता हूं हमेशा, और मैं ये कहता हूं कि ये एक अजीब किस्म का हमारा एक और माहौल बन गया है जिसको हमें ख़त्म करना है। जिस गंदे माहौल की बैरिस्टर अली जफर साहब बात कर रहे हैं वो उनके
चेयरमैन इमरान खान साहब को बहुत पसंद है। वो उसे अपनी ताकत समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं। लोगों को डराना, धमकाना, गालम गलोच करना खुद इमरान खान साहब का एक स्टाइल रहा है, और उन्होंने अपने इर्द गिर्द वैसे ही लोग भी इकट्ठे कर लिए थे जब वो हुकूमत में थे। जैसा कि आपने आज ये भी सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान साहब पर और उनके साथ जो दूसरे साहब हैं उन पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए जो लोग पहुंचे, तो इमरान खान साहब ने कैसे उनको डराया कि मैं आप लोगों पर जब हुकूमत में आ जाऊंगा तो आर्टिकल 6 लगाऊंगा, यानी आर्टिकल 6 की सज़ा वो मौत की सज़ा है, यानी उन लोगों को उन्होंने सज़ाए मौत देने की धमकी दी। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं तुम लोगों के नाम भी जानता हूँ और तुम लोग बच नहीं सकते मेरे से, और तुम जिसके कहने पे सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचाने भी उस वक़्त नहीं आएगा। बहरहाल अदालत में खड़े होकर ऐसी धमकियां लगाना ये उनका एक खासा है, और वो पहले भी लगाते रहे हैं। और इसी किस्म की बातचीत करने का जो इल्ज़ाम है और जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है वो इन्हीं लाइंस पर थी। और सुना है कि खान साहब के गुस्से में हाथ भी कांप रहे थे, वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब और मरवत साहब जब भी मीडिया टॉक करते हैं तो बात शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं अभी अभी खान साहब से जेल में मिल कर आ रहा हूँ, मगर उन दोनों की बातचीत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बैरिस्टर गौहर साहब अदालतों से अच्छी उम्मीद की बात करते हैं और फ़ौज से मोहब्बत की बात करते हैं। दूसरी तरफ मरवत साहब अदलिया और अदारों से शिकवा शिकायत और अदम एतमाद का इजहार करते हैं। इमरान खान साहब ने जो आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है, उसमें भी उन्होंने जो इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पे और अदलिया पर लगाए हैं वो आप वहाँ जाकर ख़ुद देख सकते हैं। बहरहाल खान साहब उन दोनों लीडर से अलग अलग बात करने का कहते हैं ताकि स्टिक एंड कैरेट वाला असूल अप्लाई किया जा सके। खैर खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है। जनरल बाजवा को वो 1.5 साल तक मीर जाफ़र, मीर सादक और गद्दार कहते रहे, और फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने पंजाब और KPK की असम्बलियाँ जनरल बाजवा जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं रहे थे उनके कहने पर तोड़ी हैं। तो आम आदमी ये बात समझने से कासिर है कि खान साहब कब झूठ बोलते हैं और कब सच बोलते हैं, उनकी किस बात पर एतबार किया जा सके। वो दोनों साइडों पे प्ले करने की कोशिश करते हैं। अवाम से तो वो बेतहाशा झूठ बोलते हैं, बैकडोर पॉलिसीज़ पर वो बहुत एतबार करते हैं और उनका बड़ा बिलीफ है बैकडोर पॉलिसीज़ पर कि जिनको बुरा भला को उनको गालियां दो, उनसे बातचीत भी जारी रखो। DG ISI ने जो मीडिया पर आकर टॉक की थी 1 घंटा 40 मिनट की, उसमें उन्होंने कहा कि आप हमें मीडिया पर अवाम के आगे अपने जलसों में तो मीर जाफ़र, मीर सादक कहते हैं, और रात के अंधेरे में बंद दरवाज़ों के पीछे आकर अपनी आईनी और गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तो आप अवाम को प्लीज़ खुदारा सच बताइए, जो कि बहुत मुश्किल है। खान साहब ये काम नहीं कर सकते। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।